हेलो, वेलकम टू संस्कृत प्लस अकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड एंड बेसिस। आपने एसिड और बेस के बारे में पहले ही पढ़ा है कि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा कि क्या होता है, जरा देखेंगे आप। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसके पहले हमने अभी तक पढ़ा है एसिड के बारे में। तो हमने एसिड बेसिस को जो क्लासीफाई किया था डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट किया था, टेस्ट के हिसाब से क्लासीफाई किया है। उसमें से एसिड का टेस्ट होता है सॉर और बेस का टेस्ट होता है मीठा। ये हमने ऐसा बस हमने इतना ही पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट वी हैव क्लासिफाइड द एसिड एंड बेसिस। बट पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी we have to classify the acid and base depending upon their chemical properties, कि how acid, bases and salt are differ with each other। तो इसके पहले अगर हम कुछ बोलते हैं तो आपने पढ़ा रहेगा कि हम वॉट एवर फूड वी इनटेक, जो हम इंडल्ज करते खाते हैं, अब जो भी फूड खाते हो पेट में जाता है और पेट में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होता है मतलब, डाइजेस्ट होना मतलब क्या है कि हमारे स्टमक में एक एसिड पाया जाता है। वो एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी को बोलते हैं आप HCl। ये HCl क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करवाता है। तो अब मुझे कैसे पता चला कि ये HCl ही एसिड है? ये कहीं भी तो अगर नॉर्मल सिंबल से लिखा है, अगर मुझे इसका नाम नहीं पता रहता था तो मैं तो पता नहीं कर पाता कि ये एसिड है कि बेस है। तो एसिड और बेस को पता करने के लिए आपने इसके पहले वाले चैप्टर में, हमने अभी तक टोटल 4 चैप्टर खत्म कर दिए हैं आपके स्टैंडर्ड के साइंस चैप्टर के। साइंस सब्जेक्ट के पहला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, दूसरा वर्क एंड एनर्जी, तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी और चौथा मेजरमेंट ऑफ मैटर, और ये हमारा 5th लेसन है। हमने इसके पहले, अगर मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये हमने जस्ट जो 4th चैप्टर खत्म किया, उसके आप अगर लास्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा ये टॉपिक। कि हमने देखा था कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है, कंपाउंड बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल से, या बन सकता है मेटल मेटल से, या नॉन मेटल नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बन सकता है। तो ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन मोस्टली हमको बात करना है इसके बारे में कि जो भी कंपाउंड बनता है मेटल और नॉन मेटल से बनता है। जैसे अगर मुझे लिखना है सोडियम, ये है सोडियम, प्लस ये है क्लोरीन। अगर मुझे इससे कोई कंपाउंड बनाना है, ये क्या बनेगा यहाँ पे? NaCl, जिसको आप बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको आप क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो जब भी ये नया कंपाउंड बना, तो एक्चुअल में इसमें हुआ क्या? सोडियम है, सोडियम मेटल होता है, और मेटल हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते जाएंगे, जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि अगर सोडियम के पास मान लो -5 है, -5 वैल्यू है, -5 में से अगर मैं एक -1 डोनेट कर देता हूँ, मैं -1 को जब मैंने डोनेट किया तो बचा कितना मेरे पास? -4। तो आप बताएं -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है? ऑब्वियस है -4 बड़ा है, मतलब -4 पॉजिटिव है एज कंपेयर टू -5। तो इसलिए क्या होगा, जब भी कोई मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो उसके ऊपर साइन कौन सा आ जाता है? प्लस। प्लस साइन ऑलवेज इंडिकेट कि मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल के ऊपर हमेशा माइनस साइन रहता है। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो सोडियम रहेगा ये प्लस होता है, क्लोरीन क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा ये प्लस हो गया, ये एक माइनस हो गया। तो हमने देखा था जो, अब मान लो प्लस को हमने बोला, जो प्लस है इसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोल रहे हैं हम? पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव है उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। माइनस साइन है उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज को ही इसको हम बोलते हैं केटायनिक रेडिकल। क्या बोलते हैं? केटायनिक रेडिकल। और इसी को हम इसको नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायनिक रेडिकल। केटायन मतलब पॉजिटिव होता है, एनायन मीन्स नेगेटिव होता है। और हमेशा इस केटायनिक रेडिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। इसी को क्या बोलते हैं? बेसिक
रेडिकल बोलते हैं, और एनायनिक रेडिकल को ही बोला जाता है एसिडिक रेडिकल। ये हमने इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने किया है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ये दोनों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि कैटायनिक रेडिकल इज आल्सो कॉल्ड एज, तो आपको याद होना चाहिए, कैटायनिक रेडिकल इज आल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल व्हाइल एनायनिक रेडिकल इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ तक तो हमने बेसिक देखा था, लेकिन अगर हम देखते हैं, और जब हमने लिखा कि जब कंपाउंड बनता है तो नॉन मेटल और नॉन मेटल से बनेगा, तो जब मेटल और नॉन मेटल से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम रहता है आयोनिक कंपाउंड। क्या नाम रहता है? आयोनिक कंपाउंड। तो हम देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड बनता कैसे है। तो आप जरा देखना, आयोनिक कंपाउंड में सिंपल सा एग्जांपल लेने वाला सोडियम और क्लोरीन का, कि हमको बेसिक सा पता है, जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 281। हमने पढ़ा था कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको लिखेंगे 287 से। अगर मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बताने का ट्राई करूँ, लेट्स सपोज ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल। सोडियम के फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम का तीसरा सेल भी है, तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? ओनली 1। सोडियम के तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर यहीं पे मैंने क्लोरीन बना दिया, क्लोरीन हो गया ये। अब क्लोरीन के फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है ये, क्लोरीन के फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लोरीन के सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन का थर्ड सेल भी है, क्लोरीन के थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। हमने देखा था डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी हमने देखा था डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। तो अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहेंगे तो इधर जो भी एटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो मोस्टली क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब क्या है? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। लेकिन अगर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1। और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अब क्या होगा, ये जो सोडियम है, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। अब सोडियम और क्लोरीन में होता क्या है कि अगर हमने वैलेंसी के बारे में देखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमने जस्ट पिछले वाले चैप्टर में खत्म किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताइए उसका कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं सोडियम का, तो सोडियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1, और क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 7। अब इसी आंसर से आप समझ गए रहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। कि बाहर वाले सेल में सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट रहेगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा वैलेंसी डिसाइड होता है, इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा वैलेंसी डिसाइड होता है। तो हमको पता है जो सोडियम है, अगर हम वैलेंसी का बात करें तो वैलेंसी के लिए मैंने बॉक्स बना के दिया था, उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बनाया था। हमने देखा था कि जो सोडियम है इसका वैलेंसी होता है 1, और क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना होता है? 1। जब सोडियम का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, वैलेंसी मतलब क्या? कैपेसिटी टू मेक अ बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना सकते हैं? सोडियम कितना बॉन्ड बना सकता है? 1। क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है? 1। क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7।
और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी ऑब्वियस इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए खत्म कर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब अगर ये दोनों में बात होगा तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इट रिक्वायर्स मच एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना सिंपल होगा, कम एनर्जी लगेगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसलिए क्लोरीन बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करूंगा, आप ही क्या करो, आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि लूज करना आसान है, डोनेट करना टफ है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, और कम इलेक्ट्रॉन है तो कम एनर्जी लगेगा। तो सोडियम को कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, इस क्लोरीन के पास आएगा। तो जब जैसे क्लोरीन के पास आया, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है पहले कितना था 287 था, अब कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे है, ये लास्ट वाला सेल गायब हो जाएगा सोडियम का। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो रहेगा क्या, ये नहीं रहेगा। तो पहले कितना था 281 था, अब कितना बच जाएगा 2 और 8 बच जाएगा। अब इस तरीके से इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। जब दोनों बैलेंस हो गए तो क्या बना दिए, NaCl। तो जब NaCl बना तो NaCl को क्या बोलेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। अगर कोई कभी आपसे पूछता है कि व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, तो बोलने का कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ना, देखो सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो उसी कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। इतना याद रखना, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two elements is called ionic compound। इसमें क्या बोलेंगे आप, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड के बारे में, आपको पता रहेगा। अगर आपने 8 बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने 8 अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हम कुछ दिनों में 8th स्टैंडर्ड के लिए भी कुछ वीडियोस ला रहे हैं, साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के वीडियोस ला रहे हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये तो हम, आपने अगर 8 में पढ़ा तो आपने 8 में 2 टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड बनता है आयोनिक बॉन्ड से। ये किससे बना, आयोनिक बॉन्ड से। ये आपको तो 9th में पढ़ रहे हैं आप ये, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट के बारे में आपको पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, और द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज विच कंपाउंड। तो उसको बोलते हैं कार्बो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड रहता है इसी को समटाइम्स बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो हो गया बेसिक सा कि हमने अभी तक आयोनिक कंपाउंड क्या है, और बेसिक सा हो गया कि हमने इसके पहले एसिड और बेस को कैसे क्लासिफाई किया था। ये हमने देखा केटायनिक क्या होता है, केटायनिक रेडिकल क्या होता है, एनायनिक रेडिकल क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं बेसिक सा, बेसिकली अगर देखा जाए कि आप किसी भी कंपाउंड को अगर आप वाटर के साथ मिला देते हैं, किसके साथ मिला देते हैं, वाटर के साथ मिला देते हैं, तो कंपाउंड का ना डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना, जैसे ही आपने मिलाया, याद रखना कंपाउंड स्टार्ट्स ब्रेक डाउन। कंपाउंड में ब्रेक होने लगता है, कंपाउंड्स अलग अलग होने लगते हैं। अब इसी कंपाउंड के ब्रेक डाउन को बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। तो आपका जो टॉपिक है उसका नाम है डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड्स। तो जैसे हमने लिखा कि जो हमारा NaCl है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl। इसी NaCl को आप सॉल्ट बोलते हो, जो आप नमक खाते हैं ना, वो यही NaCl है। अब जो ये NaCl है, जैसे मैं क्या करूंगा, इसको पानी, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। अब ये दोनों क्या है, दोनों बहुत टाइटली अरेंज है, दोनों बहुत टाइटली अरेंज है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इसको क्या किया, पानी के साथ ऐड कर दिया, जैसे ही आप इसको क्या किया, आपने पानी के साथ मिला दिया, तो जो पानी के मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स पेनिट्रेट करने लगते हैं।
कंपाउंड को पेनिट्रेट करने लगेंगे एंड सेपरेट्स देम, और उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो जब सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो गए तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड या डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड बोलते हैं इसको, ये ऐसा लिख देना, डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ तक आपका अभी तक 2 टॉपिक हो गया है। जो नेक्स्ट थिंग जो आने वाला है, हमको प्रॉपरली पढ़ना है एसिड और बेस के बारे में। तो एक अरेनियस नाम के साइंटिस्ट है, अरेनियस नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि एसिड एंड बेस क्या क्या है। इन्होंने ही बताया था कि व्हाट इज एसिड और व्हाट इज बेस। इसी को बोला जाता है अरेनियस एसिड एंड बेस, थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये थियरी किसने दिया था, अरेनियस ने दिया था। तो इन्होंने बेसिकली इसमें डील किया कि एसिड कब बोलेंगे और बेस कब बोलेंगे। तो उन्होंने बोला अगर कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस ऑन डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग मतलब क्या, पानी में मिला दिया, और एनी सब्सटेंस ऑन डिसॉल्विंग ओनली रिलीजेस H प्लस आयन। एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, जिसको पानी में डिसॉल्व करोगे और बस क्या निकाले, H प्लस आयन, इज कॉल्ड एसिड। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप पानी में डिसॉल्व करो और पानी में डिसॉल्व करने के बाद उसमें से बस कौन सा आयन निकले, H प्लस आयन निकले। तो जब बस ओनली H प्लस आयन, बाकी कोई नहीं, N प्लस Na प्लस कोई नहीं होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, H प्लस आयन निकलेगा, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलोगे आप, उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिड है। सिमिलरली उन्होंने बेस के बारे में भी बताया। बेस क्या रहेगा कि अगर आप किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करोगे, सिंपल सा, इफ एनी सब्सटेंस on dissolving only releases OH माइनस आयन। क्या रिलीज करता है, बस OH माइनस आयन रिलीज करेगा, तो उसको उस सब्सटेंस को बोलोगे इज कॉल्ड बेस। उसका नेचर क्या रहेगा, बेस नेचर का रहेगा। हमेशा याद रखना, कोई पूछेगा बेस क्या होता है तो बोलना कि अगर कोई सब्सटेंस है पानी में डिसॉल्व होने के बाद अगर OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे, बेस, और जो H प्लस आयन रिलीज करता है उसको क्या बोलोगे आप, एसिड। अब डिपेंडिंग अपॉन द एसिड एंड बेस, 2 टाइप से बांटा गया है एसिड और बेस को। एसिड 2 टाइप के होते हैं, जैसे इसका नाम, एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होगा वीक एसिड। अगर सेम बेस के बारे में क्लासीफाई किया गया, बेस कितने टाइप के होते हैं, तो बेस भी होगा स्ट्रॉन्ग बेस और ये होगा वीक बेस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।